तो बड़ी खबर जेडीयू से है। जेडीयू में बड़ा उलटफेर हुआ। ललन सिंह जो अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अभी तक खबर यही आई है और आगे जो होने जा रहा है हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन सकते हैं, इसी बात की संभावना वहां व्यक्त की जा रही है। किसी और व्यक्ति को जेडीयू की कमान दी जाए ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा, और इसके जो पीछे के मायने इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है, इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। तो यह पहला बड़ा फैसला हो गया है, ललन सिंह का इस्तीफा। ललन सिंह ने इस्तीफा खुद दिया है, यह बताया जा रहा है, और वजह यह बताई जा रही है कि वो चुनाव में व्यस्त रहेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसको मान लिया नीतीश कुमार ने। लेकिन कहानी इतनी सरल, इतनी सिंपल है नहीं। इसके पीछे दरअसल बहुत सारी बातें हैं। ललन सिंह से या उनकी पार्टी के लोगों की नाराजगी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। उनकी आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां, यही उनके अपने साथियों की नाराजगी की एक प्रमुख वजह थी, जिसकी वजह से ये बातें नीतीश कुमार तक पहुंची और नीतीश कुमार को यह फैसला करना पड़ा कि अब पार्टी की कमान वो अपने हाथ में रखेंगे। इससे पहले बहुत सारे कयास थे, क्या वो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक बार फिर एनडीए में आ सकते हैं, तो वैसा तो इस वक्त कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हां, इस फैसले का जो उनका मौजूदा गठबंधन चल रहा है आरजेडी के साथ, उस पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, यह जरूर सोचने और बात करने वाली बात होगी। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, ललन सिंह एक वक्त उनके बारे में कहा जाता था कि वो जेडीयू का आरजेडी में विलय करा देना चाहते हैं, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को मर्ज कर देना चाहते हैं लालू यादव की पार्टी में। ये बातें कभी उन्होंने खुलकर माइक पर, कैमरे पर तो नहीं कही, लेकिन ये बातें उन्हीं की पार्टी के लोग किया करते थे। और इस बीच जब इस हद तक बातें होने लगी और ये लगने लगा शायद नीतीश कुमार को कि उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पार्टी और उनसे ज्यादा तवज्जो दूसरी पार्टी सहयोगी दल आरजेडी को और उनके नेता को देने लगे हैं, उनके हित पर ज्यादा उनका फोकस है बजाय कि अपनी पार्टी, अपने लीडर के इंटरेस्ट में, तब शायद उनको यह फैसला लेना पड़ा है। और जैसा हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आपको कि यह वजह बताना कि उनको क्योंकि चुनाव में जाना है, व्यस्त रहना होगा, उनको इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, ये बात कुछ बहुत गले उतरती नहीं है। क्योंकि वैसे कोई जनाधार वाले नेता, मास अपील वाले नेता, जगह जगह जाकर प्रचार जिनकी जरूरत हो, ऐसे नेता ललन सिंह है नहीं। वो जहां से चुनाव लड़ते हैं वहीं से वो चुनाव लड़ने इस बार भी जा रहे हैं। ये हो सकता है कि उनकी अपनी सीट उनको कुछ मुश्किल में दिखाई दे रही हो, तो वहां उनको कुछ और वक्त देना जरूरी लग रहा हो, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे देने की उनको नौबत आ जाए, ऐसा मौका, ऐसी कोई बात थी नहीं। तो इसके पीछे जो कहानी है वो कहानी कुछ और ही है, उसकी राजनीतिक वजह कुछ और है। इस पर हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। अब ये जो बैठक चल रही है, इसमें अब सबसे पहले तो होगा ये कि अगले अध्यक्ष जो नीतीश कुमार ही होंगे, उनके नाम पर सब लोग मोहर लगा देंगे। नीतीश कुमार फिर अब मुख्यमंत्री भी होंगे और वो पार्टी भी चलाएंगे। एक नजरिए से और इस खबर को आप देख सकते हैं, पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये खबरें आती रहीं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है क्या, नीतीश कुमार जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जैसे बयान उन्होंने शर्मिंदगी भरे बयान जो दिए थे विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, जब वो बात कर रहे थे जनसंख्या नियंत्रण पर, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होकर ऐसी बातें कह रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। तो ये सारी बातें जो थीं, उससे नीतीश कुमार की छवि बहुत धूमिल हो रही थी, उनकी इमेज को बहुत डेंट पहुंच रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था। अब आप देखिए 2 दिन से हो क्या रहा है, चर्चा में, हेडलाइन में, सब जगह सुर्खियों में केवल नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू। तो इससे तो उनको कुछ ना कुछ लाभ हो ही रहा होगा। दूसरी बड़ी बात कि ये जो अलायंस की बैठक अभी हुई और उसमें जिस तरीके से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद का, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करने की बात कह दी, नीतीश कुमार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भले ही उनको बार बार ये कहना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कहना ही पड़ रहा है, यही अपने आप में शायद स्वीकारोक्ति थी कि ये बात जो थी उनको अच्छी नहीं लगी। और अब वो ये चाहते हैं कि इस गठबंधन में भी वो कुछ लाइमलाइट में आए। इन सारे नेताओं को इकट्ठा करने वाले कौन थे? नीतीश कुमार ही थे। पहल नीतीश में अरेंज कराई, जहां सब लोगों को उन्होंने बैठा दिया आजू बाजू, और उसके बाद ये पूरा का पूरा गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया। कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की लीडर बन गई। अगली बैठकें कांग्रेस पार्टी ने कराई, चाहे वो मुंबई में कराई हो, चाहे बेंगलुरु में कराई हो, और उन्हीं के नेता को पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात बाकी लोग करने लगे। तो पहले से ही जो कि कुछ अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे थे नीतीश कुमार, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी। राहुल महाजन जी हमारे साथ है, राहुल जी स्वागत है। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वो इस खबर पर आपको आगे और क्या होने जा रहा है वो आपको अपडेट करेंगे। मैंने जो कुछ मुझे अपनी समझ से लगा, मैंने हर्षवर्धन जी बताया। आपको क्या लगता है इस खबर के पीछे की खबर क्या है?
नहीं देखिए, अब तो कम से कम आज हम लोग पूरे भरोसे के साथ ये बात कह सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि हम पत्रकारों का काम क्या है, एक तो ये कि कहीं से खबर मिल जाए तो उसको बता देना, समय से लोगों को पता चले कि नेता लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा, जो खबर हो रही है उसका विश्लेषण कर देना, पत्रकारों का काम बस इतना ही है। लेकिन नेता क्या है कि जैसे कोई खबर आई, तो जैसे मैं 3 दिनों से देख रहा था, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसे नाराज हो रहे थे मीडिया पर, और वो आरोप लगा रहे थे सीधी सीधी कि आप भाजपा के इशारे पर ये करते हैं। अब सवाल ये कि क्या भाजपा के इशारे पर ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं और नीतीश कुमार फिर से कुर्सी पर बैठ रहे हैं? तो फिर ये चिंता की बात है। किसके लिए? लालू प्रसाद यादव के लिए। अगर भाजपा के इशारे पर नहीं भी बैठ रहे हैं, ये वाली जो थियरी है कि भाई ललन जी से थोड़ा ज्यादा नजदीकी हुए, अब ललन सिंह और नीतीश कुमार, इनका ऐसा साथ है कि एक समय में सबसे ज्यादा लालू परिवार के निशाने पर यही जुगल जोड़ी रहती थी। और अगर आज ये आरोप लग रहा है तो इसका मतलब कुछ गंभीर हुआ होगा, ऐसा नहीं है। महत्वाकांक्षा जब पनपती है तो कोई एकनाथ शिंदे अचानक विधायक लेके चला जाता है सूरत और फिर गुवाहाटी। महत्वाकांक्षा पनपती है तो एक भतीजा अजीत पवार अचानक उठ के चल देता है, पता चलता है कि अरे ये तो चाचा के हाथ से सब गायब हो गया। तो ये कहना कि अरे नहीं नहीं ये संभव नहीं है, तो एक तो ये कि आज मीडिया की इस बात पर मोहर लग गई। बिल्कुल, अगर ये तो ये इसका मतलब जनता दल यूनाइटेड के भीतर ठीक नहीं। अब इसके आगे की बात जो बार बार मैं कह रहा हूं और मुझे अब और स्पष्ट दिखने लगा है, ये जनता दल यूनाइटेड के वर्टिकल डिवीजन की शुरुआत होगी। अगर आज नीतीश कुमार फिर से उस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, तो जिसको कहते हैं ना कि आप किसी भी इस तरह की घटना में किसी चीज को दबा सकते हैं, ढक सकते हैं, लेकिन अंदर अगर गड़बड़ हो गई, बुनियाद में थोड़ी सीलन आ गई, कुछ मुश्किल आ गई, और वो यहां दिख रही। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब कांग्रेस इसको कैसे देख रही होगी, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव वो एक साथ मिलकर सब कर ले रहे थे, तो 17-17 हमने कर लिया, 6 में भैया तुम लड़ो, कम्युनिस्टों को तो जिसको देना हो दो। कांग्रेस सोच रही होगी अगर ये हुआ तो क्या हमारा हिस्सा, हमारा शेयर वो बिहार में बढ़ने जा रहा है क्या 40 सीटों में? तो ये संभावनाएं हैं, ये प्रायिकताएं हैं जो कुछ दिख रहा है। और सबसे अधिक अमित शाह क्या सोच रहे होंगे? अमित शाह को लग रहा होगा इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार के ऊपर सबका संदेह गहरा गया है, सबका। अब देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपको ज्यादा पढ़ ले रहे हैं। अभी कितना हुआ? अभी हुआ इतना ही है ना कि इनका इस्तीफा हुआ ललन सिंह का केवल, और नीतीश कुमार अध्यक्ष बन जाएंगे। भाई ये तो कोई बहुत ऐसी अजूबा बात है नहीं, बन जाएंगे। पार्टी उनकी है, उन्हीं ने बनाई, अध्यक्ष भी बन जाएंगे। आपने कहा वर्टिकल स्प्लिट तो वही होती है जो एकनाथ शिंदे ने किया और वहां अजीत पवार ने किया। क्यों होगा ऐसा? नहीं, उसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है। देखिए, नीतीश कुमार का संकट क्या है, उसमें मैं उनका कोई बहुत दोष नहीं मानता, लेकिन वो भरोसा जिस पर किए, पहले तो उन पर जिन लोगों ने भरोसा किया उनको उन्होंने, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा धोखा दिया, लेकिन जॉर्ज फर्नांडीज, दिग्विजय सिंह, शरद यादव, वो ऐसे ही नाम थे जो माना जाता है कि नीतीश जी ने उनको समय रहते जब वो ताकतवर हो गए तो निकाल दिया बाहर, एक तरह से कमजोर कर दिया। फिर उनके जो नीचे आए उन लोगों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, जिसको वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाते हैं। और अध्यक्ष ही क्यों, आपको याद होगा एक समय में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए थे प्रशांत किशोर, वो भी पलटी मार गए। तो नीतीश कुमार भी बेचारे बड़ी मुसीबत में हैं। उनका संकट यह है कि उन्होंने और किसी को किया नहीं, और इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने अपने परिवार में किसी को इस तरह से नहीं बढ़ाया, या कहीं उनके परिवार में कोई उस तरह से नहीं हुआ। अब पार्टी के भीतर भयानक असुरक्षा बोध है। सबको लग रहा है नीतीश कुमार जी की जो मनोदशा है वो पार्टी को अब आगे ले जाने लायक नहीं है। अब उनके भीतर के लोग अपना अपना रास्ता खोज रहे हैं। कोई अपनी सीट खोज रहा होगा तो वहां देख रहा होगा किसके साथ जाएंगे तो हम चुनाव जीत पाएंगे। और कम से कम जो 17 सांसद हैं उनके लिए तो जनता दल यूनाइटेड आज एक तरह से कहें कि बैगेज है, बोझ है। नहीं तो कौन उठाएगा झंडा? ये बगावत का झंडा कौन उठाएगा? ललन सिंह उठाएंगे? नहीं, इसमें थोड़ा दूसरे तरह का मसला है। ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसा नहीं होने वाला है। इसमें लोकसभा चुनाव के पहले इसमें आधे से ज्यादा सांसद वो दूसरी पार्टियों में आपको टिकट की कतार में खड़े होंगे। हो सकता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की बातचीत हो रही हो। अब ऐसे समय में जब टिकट जो सांसद हैं आपके वो पार्टी छोड़कर जा रहे होंगे तो पूरा, जिसको हम कहते हैं ना कि ऐसी पार्टियों में जो वहां का जिलाध्यक्ष होगा, वहां का नेता होगा, तो वो टूटेगी। और ये कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं कि राष्ट्रीय बनेगा फिर उसमें सारा विभाजन बिहार में ही होना है। और मुझे वो होता हुआ दिख रहा है। शायद लालू यादव भी इस वक्त बात कर रहे होंगे कि कितने लोग उनके खेमे में आ जाएंगे। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी आ गए हैं हमारे साथ, और साथ ही नीतीश चंद्र हमारे पटना से सहयोगी वो भी जुड़ गए हैं। तो मैं जरा एक बार उनके पास जाऊं। देवेंद्र, देखिए, लोगों की नजर में अभी आज जो खबर आई है, बहुत से लोगों को लगता होगा अरे भाई एक पार्टी का मामला, एक पार्टी का अध्यक्ष बदल गया, इसमें इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात क्या है कि हम लोग भी सब जो है सुबह से इसी खबर पर बात कर रहे हैं। तो इस खबर में ऐसा क्या है
जो इसका बिहार की राजनीति पर और देश की राजनीति पर असर पड़ सकता है? और निश्चित तौर पर सौरभ, आज की बैठक की देखें और इस बदलाव को देखें तो ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ वाकई उस पार्टी के लिए ही है और उस पार्टी के लिहाज से इस रूप में है कि एक बार फिर से वो व्यक्ति उस पार्टी के कमांडिंग पोजीशन में है जो कि आज भी पार्टी का न सिर्फ सर्वमान्य बल्कि एक मान्य नेता है। उनके अलावा अगर जेडीयू में किसी भी नेता की आप बात करें तो उसका सिर्फ और सिर्फ इसी रूप में महत्व होता या नहीं होता है कि वो व्यक्ति नीतीश कुमार के कितना करीबी है या करीबी नहीं है। इसके अलावा जेडीयू में किसी भी दूसरे राजनीतिक नेता का कोई भी राजनीतिक वजूद नहीं है और ऐसे में ललन सिंह की कार्यशैली को लेकर जब जेडीयू के भीतर कार्यकर्ताओं से लेके बाकी प्रदेश स्तर तक जो नेता हों उनके भीतर ज़बरदस्त नाराज़गी थी, तो नीतीश कुमार के लिए ये बहुत स्वाभाविक था कि वो उस बदलाव को कर लें। और इसके पीछे की कहानी को देखें तो नाराज़गी की जो एक बड़ी वजह थी वो ये कि उनकी काम करने की शैली, जो कि जिसके बारे में आरोप लगता है कि बहुत अहंकारी तरीके से पेश आते हैं। उनका व्यक्तित्व तो दिखता भी कुछ ऐसा है, बोलने का उनका अंदाज भी ऐसा ही रहता है, चीज़ों को हैंडल भी ऐसे ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार के कानों तक उसी रूप में नहीं पहुंचाई जा सकती थी। तो वहां पर फिर इस बात को कहा गया कि ये आरजेडी के बहुत करीबी हो गए हैं। ललन सिंह ने भी यही काम किया था आरसीपी सिंह के बारे में कि वो बीजेपी के बहुत करीबी हो गए हैं केंद्र में मंत्री बन के। वही फॉर्मूला उनके ऊपर भी उनके विरोधियों ने इस बात को कहा और तब नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि अब बदलाव की ज़रूरत है। ललन सिंह को जैसे ही 4 महीने पहले इसकी भनक लगी थी, उनको ये सेंस मिलना शुरू हो गया था, तब एक अनौपचारिक बैठक में खुद ही नीतीश कुमार जी से कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव पे जब फोकस करूंगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी आप संभाल लीजिए। तब नीतीश कुमार ने यह कहा था कि अभी तो आप पद पर बने रहिए जी। मतलब सिर्फ ये था कि जब तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक ना हो तब तक नीतीश कुमार उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते थे। आज वो काम हुआ और इस बदलाव को कर दिया गया। इससे ज्यादा बिटवीन द लाइंस की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, जैसे अभी आपने खुद कहा देवेंद्र कि भाई इन पर आरोप ये लगने लगे कि ये आरजेडी के बहुत करीबी हो गए। अब अगर आप इस आरोप की वजह से अपना अध्यक्ष बदल रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार के और लालू यादव के संबंधों पर कोई असर इसका नहीं पड़ने जा रहा है? दूसरी बात, क्या इसको ऐसे देखना, आप जैसा आपने कहा बिटवीन द लाइंस ज्यादा पढ़ने जैसा होगा कि नीतीश कुमार अपना जैसा नेशनल प्रोजेक्शन चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। अब वो चाहते होंगे कि भाई इस गठबंधन के अंदर कोई किसी का नाम ले दे रहा है, कोई इसको लीडर मान ले रहा है, इकट्ठा सबको मैंने किया था। तो नीतीश कुमार अपनी इस विपक्ष की गठजोड़ के अंदर अपनी एक जगह दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है सौरभ कि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार नहीं थे तो इसलिए उसमें कोई बाधा थी। जो का बात नीतीश कुमार कहना चाहते थे, ललन सिंह वही बात गठबंधन के नेताओं को कम्युनिकेट करते थे। इसके अलावा उसमें कोई और नई बात वो ना कह सकते थे। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने कुछ चाहा हो और ललन सिंह ने उस काम को नहीं किया हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद नीतीश कुमार उस काम को कर लेंगे। नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू होता वही है जो कि वो चाहते हैं। दूसरी बात कि लालू प्रसाद यादव के साथ रिश्ते की बात करें तो ये इस रूप में नीतीश कुमार को जरूर ये बात पहुंचाई गई थी, ये शिकायत पहुंचाई गई थी कि ललन सिंह आरजेडी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, आरजेडी के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। उसके हिसाब से शायद सीटों का एडजस्टमेंट भी करने लगे लोकसभा चुनाव में। हालांकि तब भी अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना था, तो वहाँ भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उन नेताओं को भी ये मैसेज दे दिया जो कि उनके बेहद भरोसेमंद हैं और उनकी संख्या सौरभ बहुत ज़्यादा है। जेडीयू के अगर इंटरनल डायनेमिक्स की बात करें तो ललन सिंह के पीछे खड़े होने वाले 4-5 नेता भी आपको नहीं दिखेंगे, जबकि जो दूसरे गुट के लोग हैं वो ललन सिंह को नाराज़गी को लेकर लगभग एकजुट रहते हैं। वो उन लोगों ने उन बातों को नीतीश कुमार तक पहुंचाया और इस लिहाज से ये ट्रांसफर हुआ है। अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। आरसीपी सिंह के समय जो थी वैसी स्थिति तो कतई नहीं है। ठीक, देवेंद्र ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना, इससे ज्यादा कि भाई एक पार्टी का अध्यक्ष बदल गया और जिसकी पार्टी है उसने कहा अध्यक्ष में होंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं देखना चाहिए। आपकी नजर में इतना ही मामला? मैंने कल भी कहा था कि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जो है जेडीयू में कोई टूट होने जा रही है इसको लेकर। देखिए, जिस तरह की पार्टी जेडीयू है या बाकी जो एक ऐसे दल होते हैं जो कि एक नेता के इर्द गिर्द बने हुए दल होते हैं, वैसी ही पार्टी जेडीयू है। नीतीश के अलावा किसी का और कोई जो है ना तो आधार है ना कोई बात कोई कर सकता है। अब ऐसा सोचना कि ललन सिंह जो है उनका कोई ज़मीनी आधार है वो तोड़ के पार्टी को ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और नीतीश जो है उनकी देखिए एक यूनिकनेस भी है बिहार की पॉलिटिक्स में। अगर देखें तो 15% के आसपास उनका
जो शेयर है, जो वोट शेयर है वो रहता है। राहुल जी अब एक सेकंड बस, क्योंकि बैठक से खबर आ रही है, 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। देखिए इसमें कि सीटों के बंटवारे को लेकर सारे फैसले नीतीश कुमार करेंगे, जातिगत जनगणना पर एक प्रस्ताव आया है, और सरकारी नौकरियां जो बिहार की सरकार दे रही है उसको लेकर के भी एक प्रस्ताव दिया, इसमें पारित किया गया है। तो जातिगत जनगणना चूंकि जो बिहार सरकार ने शुरू करवाई थी और सबसे पहले उसी राज्य ने किया है, तो नीतीश कुमार उसको भी जो है एक बार फिर से हेडलाइंस में लाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि भाई जो भी सीट शेयरिंग के फैसले होंगे वो नीतीश कुमार ही खुद करने जा रहे हैं। जी देखिए, तो मैं ये बोल रहा था कि एक यूनिक पोजीशन है जेडीयू की बिहार की पॉलिटिक्स में। 15% के आसपास वोट शेयर है, जो जिस साइड भी जाए। अगर वो 35% बीजेपी की वोट शेयर की तरफ चला जाता है अभी तो भी उनका है, पलड़ा लेकिन भारी, हाँ अभी भी है, बिल्कुल है, और उनका पलड़ा भारी हो जाता है। और इधर अगर वो आरजेडी की तरफ चला जाता है उनका पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए यूनिक पोजीशन एक जेडीयू की है। अब बात करते हैं हम जातीय जनगणना, जैसे आपने कहा वहां प्रस्ताव पारित हुआ, तो राहुल गांधी ने भी अभी कहा है कि वो जो है जातीय जनगणना कराएंगे, हाँ, कि जातीय जनगणना कराएंगे अगर जो है उनका जीत होती है। तो देखिए, ये तो मुझे लगता है इस गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, उसकी रणनीति है कि वो जातीय जनगणना जो है उसे जो लोकसभा चुनाव नहीं, वो ठीक है। जो त्रिपाठी जी बात कर रहे थे, कह रहे हैं वर्टिकल स्प्लिट में देखना होता है। मुझे नहीं बिल्कुल लगता, क्योंकि अगर ऐसी पार्टियां जो कि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर होती हैं, ऐसी पार्टियों में अगर जो है वो पार्टी के लोग बाहर जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता। हाँ, ठीक है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई बाकी लोग जो हैं उनका कोई ऐसा आधार 16 सांसद जीत करके आए उनके, 2 से अब वो 16 बीजेपी के सांसद साथ किए। जीत करके आए थे। अब हो सकता है उनमें से बहुत लोग चाहते हों कि भाई नहीं, आप दोबारा इधर ही आ जाइए। आप देखिए, वो लोग चाहते होंगे कि भाई हमारा अब क्या होगा पता नहीं है, जब इनके भरोसे हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। 16 सांसद तब जीते थे जब आप जो है बीजेपी के साथ चुनाव वही लड़े। कह रहा हूं मैं। उससे पहले 2 सांसद थे 2014 में। हाँ, तो वो 16 सांसद अब चाहेंगे ना कि ये हम बीजेपी के साथ ही रहें। यानी नीतीश कुमार जो है वो इतने चालाक नेता हैं कि उनको पता था कि बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपनी 12-13 सीटें ऐसी छोड़ी थी जो कि वो जीतते थे। हाँ। और ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए छोड़ दी थी, मतलब नीतीश के लिए छोड़ी 12-13 सीटें। तो नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो नेगोशिएट कर पाए, वरना 2 सीटें जिसने व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में 2014 में जीती, उसके लिए बीजेपी जैसी पार्टी क्यों छोड़ेगी 12-13 सीटें? तो एक नहीं, वही बात वो कह मैं रहे वही हैं कि कह ये रहा हूं। सारे तो नेता फिर अब नीतीश- दोबारा उधर ही का रुख करेंगे मैं ना, ये कह रहा हूं बीजेपी का। नहीं, देखिए, नीतीश जो है वो केंद्र है इस पार्टी के। इसमें कोई 2 नेता उधर चले जाएंगे बीजेपी में, 2 नेता आरजेडी में, उनका जीतना कितना संभव है ये भी डाउटफुल है। थोड़ा सा सिर्फ आ रहा हूं इसमें एक चीज, ये एकदम ठीक बात है राहुल जी जो कह रहे हैं। नीतीश जी उस पार्टी का केंद्र है, नीतीश जी ही पार्टी है। लेकिन वो पार्टी क्या है? 105 विधायक से 43 पर आ गई। वो पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं रहता है तो 2 सांसद होते हैं, अब 16-17 हो जाते हैं। वो पार्टी क्या है? जब विपक्षी गठजोड़ में जाती है तो उसको संयोजक की भूमिका तक नीतीश कुमार को नहीं दी जाती है। वो पार्टी क्या है? बैठक बुलाती है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एमके स्टालिन मना कर देते हैं। तो जरा समझना चाहिए, नीतीश कुमार की यूनिक पोजीशनिंग है बिहार की राजनीति में, लेकिन वो यूनिक पोजीशनिंग हर बीतते क्षण के साथ क्षरण हो रहा है, उसका कम हो रहा है। ये उन लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जिसको कहेंगे एक नेता वाली पार्टी से निकल के ही लोग सर्वाइव करते हैं, कैडर वाली पार्टी में कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है। कल्याण सिंह, उमा भारती, शंकर सिंह वगैरह, केशव भाई पटेल, बोलते चले जाइए आप। जो एक नेता वाली पार्टी होती है उसी में से टूटकर लोग बनते हैं। वीपी सिंह से निकलकर मुलायम सिंह यादव भी बन गए, लालू प्रसाद यादव भी बन गए, शरद यादव, नीतीश कुमार भी बन गए। ये भी तो एक आदमी की पार्टी। ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन आपने आपका शब्द पकड़ लिया मैंने। आपने कहा वर्टिकल स्प्लिट। वर्टिकल स्प्लिट ये होता है कि भाई आधी पार्टी आ गई और कहा पार्टी हमारी नहीं, पार्टी पे दावा जब करने लगते हैं लोग, उसको वर्टिकल स्प्लिट माना जाता है। मैंने वर्टिकल स्प्लिट को कल भी एक्सप्लेन किया, आज भी शुरुआत से एक्सप्लेन किया। मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि चूंकि कोई ऐसा ताकतवर नेता एकदम से नहीं होगा कि वो कहेगा पार्टी ऐसे टूट जा रही है, लेकिन उस पार्टी का बड़ा धड़ा, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, 2025 जनता दल यूनाइटेड की राजनीति का अंत है। उसके बाद ये पार्टी आपको सिर्फ उसी तरह से दिखेगी कि चलिए ठीक है, चुनाव आयोग में पंजीकृत है, कुछ लोग इससे चुनाव लड़ रहे होंगे, कहीं 2-4 सीट जीत जाएगी। उससे ज्यादा मैं इसका महत्व होते हुए नहीं देखिए, मैं इस बात से एक बिल्कुल एक सेकंड में बोल दूंगा, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि भाई पार्टी का एक चुनाव से दूसरे चुनाव में कम हो गया। अब कर्नाटक में बीजेपी 104 पे थी, 66 पे आ गई।
तो देखिए जब हार होती है तो ऐसी ही हार होती है, तो इसको असेसमेंट करना कि भाई इसके कारण जो है नीतीश का कोई प्रभाव कम हो गया, ये मेरे नहीं, ये हो यहाँ सकता हार है नहीं कि- हुई, जीत हुई थी। ये हो गठजोड़ सकता जीता है था। भाई, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट बीजेपी कर लेगी। मान लीजिए कोई सांसद जीता हुआ है, वो जब अब उसको लगता है भी नीतीश जी के सहारे तो हम नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी हो सकता है उसको टिकट दे देगी, जेडीयू के नेताओं को लालू लड़ा जी देगी, ये मुमकिन है। समीर जी, नीतीश भी जुड़ गए फिर उनके पास चलेंगे। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश नाम का जो खूंटा गड़ा हुआ था लंबे समय तक, अब वो खूंटे के उखड़ने की स्थिति आ गई है। नीतीश कुमार इस बात को ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल बनाने की स्थिति में ले आए थे। नीतीश कुमार की पार्टी 28 विधायक गंवा चुकी थी, वहां पर कम सीटें लेके आई। तो नीतीश को पता है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जब धुआंधार प्रचार बिहार में करेंगे तो जेडीयू का और आरजेडी का क्या हाल होने वाला है। और यही भारतीय जनता, यही नीतीश के सांसद वो जानते हैं। 2020 के चुनाव के बाद क्या हुआ, हार का ठिकरा नीतीश ने आरसीपी सिंह पे फोड़ दिया कि भाई आपने टिकट बराबर नहीं बांटे, इस्तीफा दे दो। उनसे इस्तीफा लेकर ललन सिंह को इस्तीफा बना दिया। फिर बाद में उनको मंत्री बने, उनको लगा कि नीतीश को बीजेपी के साथ जा रहे हैं, पार्टी में टूट करेंगे, तो राज्यसभा नहीं भेजा, उनका मंत्री पद से इस्तीफा हो गया, वो बीजेपी में चले गए। अब ललन सिंह का उनको डर लग रहा था। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार अब इस बात को समझ गए और नीतीश कुमार के सांसद भी इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार के अंदर अब वो करिश्मा नहीं बचा बिहार की राजनीति के अंदर कि वो अपनी दम पर चुनाव जितवा दे। और नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति के लिए कम से कम उनके सांसदों के लिए अपरिहार्य नहीं है। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति है जिसकी आंधी में इनके सांसद उड़ जाएंगे और यही नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। अब आप लोग जिस असंतोष की बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी और आप, वैसा कुछ वहां पर दिखाई देता है क्या? तो नीतीश चंद्र को जरूर मालूम होगा, उनके पास हम चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन बिहार से आज की बड़ी खबर है, जेडीयू ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया है, ललन सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों होंगे। इस पर आगे बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए कहानी कुर्सी की। और भी खबरें हैं, महाराष्ट्र से भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर कैसी तू-तू में जारी है, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।